हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स लाइंस। तो दोस्तों, कल हम कैपिटल बजटिंग का पार्ट कर रहे थे, उसी को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और फिर आगे करेंगे कंटिन्यू। तो कल हमने कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड हमने देखा था कि कैपिटल बजटिंग से आप क्या समझते हैं, है ना। कैपिटल बजटिंग के बारे में डिटेल एनालिसिस किया था। अब उसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि पूंजीगत बजटन बोलते हैं, इन हिंदी में इसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग को पूंजीगत बजटिंग, कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग को बोलते हैं हिंदी में पूंजीगत बजटन का स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ कैपिटल बजटिंग का बोलते हैं। तो इसमें हमने पिछले क्लास में डिसाइड बताया था कि कैपिटल बजटिंग में क्या क्या होता है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उस वीडियो को देखिए, फिर ये वीडियो आगे आपको समझ में आएगी। ठीक, चलिए। तो अब उसका स्कोप क्या है, क्षेत्र कौन कौन सा है, तो इस पे हमें डिटेल डिस्कशन करना है। चलिए शुरू करते हैं। पूंजीगत बजटन के अनुसार समांतर दीर्घकालीन में, ये बात हमने कल भी बताया था कि लॉन्ग टर्म डिसीजन, इसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होता है ये आज और कल परसों के लिए नहीं होता है, इसमें हमने कल बताया था मिनिमम 5 से 10 साल तक का डिसीजन होता है, लंबे टाइम तक के लिए डिसीजन लिया जाता है कभी, है ना। लॉन्ग टर्म डिसीजन होता है। पहला है क्रय या पट्टा निर्णय, है ना। इसमें संपत्ति को क्रय करने या पट्टे पे लेने के संबंध में, पट्टे का मतलब समझता है, लीज पे लेने के संबंध में, है ना। खरीदने या इसमें डिसीजन लिया जाता है। क्रय की लागत पट्टे की दर राशि से तुलना की जाती है। मतलब कोई भी चीज़ आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आपने देखा होगा कि क्या आपको मान लीजिए सपोज दैट कोई प्रोग्राम है घर पे, तो क्या प्रोग्राम में आपको हो सकता है कि चेयर की व्यवस्था करनी हो, है ना, टेंट की व्यवस्था करनी हो सबको, तो क्या आप जा करके सारा चीज़ खरीद लेके आते हैं या लीज पे ले लेते हैं, लीज पे लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरह से ये डिसीजन लिया जाता है कि अगर हमको शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए कोई मशीन चाहिए तो उसको हम लीज पे ले लें। अगर वही हमारा लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए चाहिए, उससे वो मेन प्रोडक्शन का पार्ट है हमारा कोई मशीनरी, तो उसको हम क्या करेंगे, परचेज करेंगे। इसकी कैलकुलेशन की जाती है बजाते कि कितना साल तक उसका हम देखेंगे, कितना साल तक उसका लाइफ होता है। लाइफ के अनुसार उसकी कैलकुलेशन देखेंगे कि जो हमको सस्ता पड़ रहा होगा वो चीज़ हम करेंगे। दूसरा क्या है इसका स्कोप में, संभावित विनिमय प्रस्तावों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प। ऐसा नहीं, सपोज दैट हमारे पास 3 ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है। मशीनरी ए है, ये मशीनरी बी है, मशीनरी सी है। सपोज अगर आपको लगता है कि मशीनरी बी जो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, तो हमें इसी विकल्प को क्या करना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा। तो फिर इस हिसाब से ये सब सारी चीजें वर्क करती हैं। ठीक, देखिए, अंतर्गत किसी कार्य का विशेष उपलब्धि वैकल्पिक से चुनाव किया जाएगा, है ना। तुलना में आधार लिया जाता है, मतलब कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा, वही ऑप्शन हम यहाँ पे लेंगे। नेक्स्ट आ जाता है क्या कि विस्तार परियोजनाओं से संबंधित निर्णय। देखिए, संस्था की स्थापना कुछ समय के पश्चात व्यवसाय प्रगति की ओर बढ़ता है, जाहिर सी बात है। जैसे भी आप ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं, कंपनी ओपन करते हैं, तो वो आगे की तरफ बढ़ेगा, तो उसकी उत्पादन की क्षमता को बढ़ाने का भी काम हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी हमने किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन खोला, है ना, तो हम पर डे 1000 यूनिट बना रहे हैं उसी मशीन का यूज करके। लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर आ रहे हैं अप्रॉक्स डेली के 800 के, तो हम चाहेंगे कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के एट सॉरी 500 के आने, 500 के आ रहे हैं, सॉरी 1000 तो हम बना ही रहे थे, तो 12 सपोज 1200 के आ रहे हैं, 1200 के आने ऑर्डर, इससे ज़्यादा। तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस मशीन को रिप्लेस करके हमको ऐसा लेंगे जो कम से कम एटलीस्ट 2000 का है, क्योंकि हमारा सेल अब क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम इस चीज को डिसाइड करते हुए, है ना, हम डिसीजन लेते हैं, योजनाओं को पूरा करते हैं, दीर्घकालीन पूंजी का विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब विनियोजन करते हैं, हम पैसा वहीं लगाते हैं। ठीक, यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जाहिर सी बात है, ये 5 से 10 साल तक के लिए परचेज किया जाता है। ठीक, इसकी आवश्यकता अनुसार इसका विस्तार से करते हैं। नेक्स्ट है प्रतिस्थापन निर्णय। इसके अंदर पुरानी मशीन जो हमारे पास ऑलरेडी होती है उसको रिप्लेस किया जाता है और नई मशीन उसकी जगह पे लेके आया जाता है। उसके बाद सारी कैलकुलेशन करने के बाद हमें फाइनल डिसीजन लिया जाता है
तो देखो इतना पैसा तो हमको वहां से रिकवर हो जाएगा, जो हमारा स्क्रैप वैल्यू निकल के आएगा पुरानी मशीन को बेचने पे, है ना। वो सब सारी कैलकुलेशन इसकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हम डिटेल में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का हम डिटेल में करेंगे, सॉरी कैपिटल बजटिंग का हम डिटेल में करेंगे जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला चैप्टर करेंगे। कब इसका प्रैक्टिकल अप्रोच करेंगे तब, क्योंकि बीकॉम थर्ड ईयर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का इन्वेस्टमेंट डिसीजन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि तीन तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, एक डिविडेंड डिसीजन होता है ना, एक कैपिटल डिसीजन होता है, एक ईयर डिसीजन होता है। मतलब कि हमें तीन चीजें, तो इसमें से ही सबसे मेजर वाला पार्ट यही है जो ये लंबे टाइम तक के लिए लिए जाते हैं। नेक्स्ट है वस्तु किस्म विधि में सुधार, किस्म के उत्पादन में विधि परिवर्तन, है ना। पहले हम जैसा प्रोडक्ट बना रहे थे उस कम कम लागत करके कैसे हम कॉस्ट को कम से कम कर दें। जाहिर सी बात है जैसे जैसे हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा तो कॉस्ट कटिंग होगा। कॉस्ट कटिंग होने के बाद क्या होगा, जैसे फिक्स कॉस्ट अभी 10,000 लग रहा था, तो हम 1000 यूनिट बना रहे थे सपोज दैट महीने का। अगर हम 2000 भी यूनिट बनाएंगे तो 10,000 तब भी लगेगा, तो कॉस्ट कटिंग हो गया ना, फिक्स कॉस्ट हमारा कम हो जाएगा पर यूनिट अब देखिएगा तो। ठीक, तो ये सब सारी चीजें यहाँ से निकल के आएगी, है ना। और अपने क्वालिटी में बेहतर करेंगे तो हमें और भी ज्यादा चांसेस है कि हम अपने कॉम्पिटिटर को इजिली बीट कर पाएंगे। नेक्स्ट है गृह व्यवस्था परियोजना, इसमें स्वास्थ्य एवं सुरक्षा परियोजना, सेवा संबंधित परियोजनाएं, शिक्षा परियोजना, शोध, है ना, आदि संबंध निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, जिनका उत्पादन अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है ना, जिसका अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वे में हमारा, इनडायरेक्ट वे में ये क्या करता है, इफेक्ट डालता है। तो इसलिए ये सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना, डिसीजन लेते हैं। तो दोस्तों जो लोग भी नए हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी नए लोग चैनल पे आए हैं उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये हमारा यूट्यूब चैनल है ना। ये हमारा कॉमर्स अलायंस का यूट्यूब चैनल है जिसपे आप देख सकते हैं कि आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी कॉमर्स से रिलेटेड, और जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, को वैकेंसी आती है उससे रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको मिल जाएगी डिटेल में। तो आपको करना क्या है कि यूट्यूब चैनल पे आना है और सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। ये मेरे सारे वीडियोज़ हैं, देखिए ऑलरेडी अपलोड है ना। ये होम पेज है, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो वीडियोज़ पे जाकर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए सारे वीडियोज़, है ना, नज़र आएंगे आपको जो पुराने हैं, है ना। जैसे इसमें लेक्चर 4 है, ये आज जो हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का कैपिटल बजटिंग वाला पार्ट डालेंगे तो वो 2 है ना। तो इसी तरह से सारे वीडियोज इस पे डाले हुए हैं, चैप्टर लेक्चर 3, लेक्चर 2, लेक्चर 1, इसी तरह से सीक्वेंस में देखिएगा। थ्योरी आपको कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे भी आसान काम बताऊं तो प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में हमने इसको क्लास वाइज सबको मेंटेन कर रखा है। पीजीटी कॉमर्स ये स्पेशली टीचर को लिए है, के लिए है, 12th वाले बच्चों के लिए, या फिर जो ऐसे टीचर हैं जो मतलब 12th का भी देखना चाह रहे हैं एक बार वीडियो, तो देख सकते हैं। ये हमारा मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड क्लासेस हैं इसमें। ये बी कॉम, एम कॉम, एम बी ए, सी ए, आई पी सी सी, सी एम ए, सी एस एग्जीक्यूटिव, ये सब के लिए है। इसमें अप्रॉक्स 30 वीडियोज़ हैं, 30 वीडियोज़ है। 12th के लिए भी हैं बहुत सारी वीडियोज़, 11 वीडियोज़ हैं और भी कंटिन्यूसली। और 11th के लिए भी अच्छी खासी 27 वीडियोज़ हैं, है ना। तो ये हमारा कॉमर्स अलायंस का चैनल है, जा करके आप सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ जाइए। आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पे आपको ये मिलेगा, है ना। कम्युनिटी पोस्ट पे आकर देखिए, कम्युनिटी पोस्ट पे भी हमने यहाँ पे भी रेगुलर अच्छी अपडेट करते रहते हैं, है ना। यहाँ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हमने अभी सर्वे कराया था, जो अभी बीपीएससी टीआरई का अकाउंटेंसी का जो हुआ था, उससे रिलेटेड अभी हमने मैं करवाया था सर्वे,
है ना। इस पे टोटल 140 वोट आए हैं अकाउंटेंसी में, और बीएसटी का करवाया था तो बीएसटी में 162 वोट आ चुके हैं। इसका फाइनल कट ऑफ भी डिसीजन डिसाइड करके बताएंगे। ठीक, मतलब रोज कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पे आपको मिलता रहेगा, ये फायदा है। ठीक, तो आप लोग जरूर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और जुड़ जाइए। ठीक, चलिए कैपिटल वापस से आ जाते हैं कैपिटल बजटिंग वाले पार्ट पे जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी हम करवाएंगे, उसके लिए भी आप निश्चिंत रहिए, और थ्योरी वाला पार्ट को भी आप समझ लीजिए। थ्योरी अगर समझ में आ गया तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अब इम्पोर्टेंस क्या है, कैपिटल बजटिंग का महत्व क्या है। देखिए, पूंजी बजट का परिचालन बजट ऑपरेटिंग बजट जिसको बोलते हैं भिन्न होता है। मतलब क्या, ऑपरेटिंग जो बजट होता है मेरा, वो होता है विद इन 1 ईयर के लिए, कम टाइम के लिए। लेकिन यहाँ पे जो डिसीजन लिया जाता है ये लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, है ना। जब एक बार पैसा लगा दिया लैंड एंड बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में, जो मशीन आपने खरीद लिया, एक बार परचेज कर लिया, तो एटलीस्ट उसको लंबे टाइम तक आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक, ये दीर्घकालीन पूंजी का विनिमय होता है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी जो होगा उसमें से जो सबसे बेस्ट विकल्प निकल के आएगा, है ना, जिनसे भविष्य में वर्षों तक पूंजी का रिटर्न की उपेक्षा करेंगे। इसके विपरीत परिचालन बजट का जो निर्माण होता है अगले 1 वर्ष के लिए होता है। मतलब कि जो करंट बजट बनता है वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है ना। कोषों के अल्पकालीन विनिमय योग करते हैं, ये दीर्घकालीन होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैपिटल बजटिंग जो होता है क्या होता है, दीर्घकालीन होता है। और अल्पकालीन जो होता है वो सिर्फ 1 साल के लिए बनता है वो। ठीक है, पूंजी बजटिंग की महत्वपूर्ण प्रकृति को देखते हुए किसी प्रस्ताव को स्वीकृत करने पहले व्यापक आयोजना पर्याप्त सावधानी की अपेक्षा की जाती है। मतलब कि आपके पास जितने भी प्रस्ताव आएंगे, प्रस्ताव 1, प्रस्ताव 2, 3, 4, 5 ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसमें से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए चुनेंगे कि वन ऑफ द बेस्ट कौन है, बेस्ट जो होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है पूंजी बजटिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं से द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, तो इसमें निम्नलिखित कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको ध्यान देना है। पूंजी बजटिंग के निर्णय का संबंध कोषों के भारी निवेश से होता है। इसमें ना बहुत हेवी अमाउंट लगता है, इसलिए प्रत्येक व्यवसाय में कुल पूंजी का एक बड़ा भाग स्थिर संपत्ति में रहता है, मतलब फिक्स एसेट में रहता है। ये जो हम कैपिटल बजटिंग करते हैं ये सिर्फ फिक्स एसेट के लिए ही किया जाता है, जिसमें अच्छा खासा अमाउंट लग जाता है। ये स्थिर संपत्ति व्यवसाय की अस्थायी पूंजी कहलाती है ना, क्योंकि अस्थायी पूंजी अनेक वर्षों तक व्यवसाय में प्रयोग में होती है। मतलब पहले हमने बता रखा है 5 से 10 से 15 साल तक भी रह सकता है, 5, 10, 15 साल, है ना। मिनिमम 5 साल तो होता ही है, 10 साल 15 साल तक भी ये जा सकता है, लंबे टाइम तक। और उस एक बार जो आपने उसमें इन्वेस्ट किया है उससे आप क्या करेंगे, रिटर्न लेते रहेंगे सालाना। इस तरह इसमें होता है, तो रिकरिंग एक्सपेंडिचर इसमें नहीं होता है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये, और ये लंबे टाइम तक का लिया जाता है, इसमें आप वर्षों तक लाभ इससे उठा सकते हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि कोषों का निवेश दीर्घकालीन होता है, लॉन्ग टर्म होता है, तो भविष्य में सदैव अनिश्चित होता है। तो भारी पूंजी निवेश निर्णय पर तत्काल बड़े रोकर लार्ज कैश आउटफ्लो के रूप में, जाहिर सी बात आपके पास से हेवी अमाउंट, आप बड़ा अमाउंट जाएगा, तो उसका बेनिफिट आप कितने साल तक लेंगे, कैसे क्या करेंगे, इसकी सारी चीज़ों की कैलकुलेशन होती है। जब हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इसका किस तरह से करते हैं। ठीक, कैलकुलेशन, और जो सर्वोत्तम विकल्प होगा, जो विकल्पों में जो सबसे बेटर अपॉर्चुनिटीज होगा, तो वही विकल्प चुना जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है थर्ड, दीर्घकालीन परियोजना के बार बार कोषों में तो निवेश होगा नहीं, इसे लंबे टाइम तक के लिए किया जाएगा, ये बात यहाँ पे भी किया गया। और ये जो होता है ना, इरिवर्सिबल नेचर होता है, मतलब कि इसको आप शॉर्ट टर्म में रिवर्स नहीं कर सकते जब तक अनटिल अनलेस इसका पूरा ना हो जाए टर्म। मतलब कि हमने एक प्लांट और मशीनरी खरीदा, फिर हम अगले महीने और 2 महीने 4 महीने के बाद तो रिटर्न नहीं कर सकते। कम से कम 5 साल 7 साल 8 साल 9 साल 10 साल जो भी हो सकता है उसका अकाउंट है, उसके एसेट की भी यूजफुल लाइफ जितनी होगी उस हिसाब से फिर उसको हम रिप्लेस करके नया ले सकते हैं। क्योंकि इसमें
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हेवी अमाउंट लगता है, हेवी बजट, मेजर पार्ट उसी में जाता है। इसलिए इसका डिसीजन जो लेता है बहुत संतुष्ट होकर के, क्या लिखा है, पूर्ण संतुष्ट होने के बाद ही इसके निर्णय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ऐसे नहीं चलो कोई सा भी ले लेते हैं, 3 ऑप्शन है, चलो इसमें से कोई तीनों में से किसी ले लेते हैं, नहीं, सब सारी चीजों को ध्यान में दे रखते हुए फिर इस पे हम निर्णय लेते हैं। पूंजी बजटिंग एक जटिल प्रक्रिया है, मतलब कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज है, ये आसान नहीं होता है ना, व्यापक दृष्टिकोण, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से देखना पड़ता है, इसकी दूरदर्शिता देखनी, दूर तक की सोचनी पड़ती है, किस तरह से ये सब सारी चीजें है ना भविष्य में हमारे लिए पूर्वानुमान लगाते हुए इसका सरल नहीं होता है ना। अब आज को 5 साल 10 साल आगे की तरफ देख रहे हैं, है ना, तो सपोज दैट आपने कोई एसेट खरीदा, उसका आगे का 10 साल हम आगे फ्यूचर देख रहे होते हैं, तो ये आसान काम तो नहीं है। उस टाइम पे हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, बहुत सारी चीजें हो जाती है, हो सकती है ना, ट्रेंड चेंज हो गया, है ना, अभी कुछ और चल रहा था, फ्यूचर में कुछ और चले, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है फ्यूचर में, तो सब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये चीज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजी बजट से आप क्या समझते हैं, ये हमने पिछले क्लास में भी किया था, है ना। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो प्लीज जाकर के लेक्चर नंबर 4 जाके देखिए पिछले क्लास में, है ना, इससे पहले वाला जो वीडियो है उसमें ये चीजें कैलकुलेट मैंने करवाया था। पॉजिटिव पूंजी बजटन की आवश्यकता एवं उद्देश्य का वर्णन कीजिए। तो ये देखिए पूंजी बजटन की आवश्यकता जो है, नीड क्यों पड़ी हमें पूंजी बजटन की, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। नीड ऑफ कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में पहला क्या, प्रस्तावों की अधिक लागत, हेवी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है। जब हेवी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, आप देखते होंगे कि जो चीज आपके अकॉर्डिंग जितना महंगा, उसको आप उतना ही ध्यान से देखते होगे, या फिर मतलब उस पर जो निर्णय लेना होता होगा वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सपोज डैट आपने अपने मम्मी पापा को देखा होगा, अगर उसने घर खरीदने का सोचा या लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, कुछ भी खरीदा हैवी, जिसमें उसमें एटलीस्ट 50 लाख के रुपए 50 लाख तक लग रहे हैं अपने हेल्थ इसके अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग, तो वैसा प्रोजेक्ट में देखिएगा पूरी संपत्ति लग रही है, पूरी गाड़ी कमाई के पैसे लग रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट एंगल से देखा जाता है ना, कि यह हमारे लिए किस तरह से काम करेगा, कैसा रहेगा, है ना। इसमें आसान नहीं होता है डिसीजन लेना, बहुत ज़्यादा एंगल से सोचना पड़ता है, लोगों से सर्वे करना पड़ता है। तो आम लोगों के लिए बता रहा हूँ, मतलब फाइनेंस मैनेजर तो ये सब सारा कैलकुलेशन के बेसिस पे काम करते हैं, है ना। फिर देखते हैं कि उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तभी वो क्या करेगा, ये वाला डिसीजन लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा, फिर दूसरा प्रोजेक्ट को देखेगा। सेकंड पॉइंट, लाभता एवं विनिमय स्थिति का प्रभाव, इफेक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशंस। देखिए पूंजीगत विनिमय में पूंजीगत विनियोग की संस्था लाभप्रद या वित्तीय स्थिति तुरंत प्रभावित हो सकती है, अतः प्रबंध अपनी संस्था की वित्तीय लोड, है ना, कि भावी घटनाओं पर आश्रित होता है, ये विनिमय योग सावधानी से करनी चाहिए। वही बात कि अगर उसने जिस एसेट में, जिस मशीनरी में ह्यूज कॉस्ट लगा दिया, लेकिन उससे उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है, अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर वो हमारे लिए क्या होगा, हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को क्या करेगा, कॉस्ट को और बढ़ाएगा बजाय कम करने के। ये सब सारी चीजें दिक्कत आती है। थर्ड पॉइंट, दीर्घकालीन प्रभाव, लॉन्ग टर्म इफेक्ट, इसका जाहिर सी बात है लंबे टाइम तक प्रभाव रहेगा, है ना। उदाहरण के लिए श्रम के स्थान पर मशीन की प्रस्थापना, व्यवसाय स्थिर लागतें बढ़ जाती है। यही कारण है कि आवश्यक हो जाता है कि व्ययों के संबंध में निर्णय वैज्ञानिक आधार पर लिए जाएगा, इसे पूंजी को बजटना आवश्यक होता है ना। लॉन्ग टर्म इफेक्ट इसको देखते हुए हमें ये सब सारी चीजों में निर्णय लेना होता है। नेक्स्ट है अनिश्चितता एवं जोखिम, अनसर्टिनिटी रहती है। अनसर्टिनिटी क्यों रहती है, क्योंकि ये चीजें हुआ नहीं है, अगले साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम 10 साल आगे की बात कर रहे हैं, कि जो अभी हम जो डिसीजन लेंगे इसका जो इफेक्ट है आगे के 10 साल को हमें इफेक्ट करने वाला है, तो ये अनसर्टिनिटी और रिस्क बनी रहेगी इसमें। देखिए दीर्घकालीन वित्तीय निर्णयों की कठिनाइयों अल्पकालीन निर्णयों से अधिक विस्तृत होती है। जाहिर सी बात है, जो शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना होता है, जैसे कि हमें अगले साल के लिए बजट बनाना है, तो बहुत नियर फ्यूचर है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमें 10 साल आगे तक सोचना है, यही क्योंकि इनमें निर्णयों में
प्रभाव चालू वर्ष से आगे तक रहता है, मतलब कि करंट ईयर से आगे तक चला जाता है, तो इसकी सूचना में तुरंत सही अनुमान लगा पाना मुश्किल होता है। दूसरे, इन परियोजनाओं का प्रभाव आगामी बहुत वर्षों तक रहने के कारण है, इसलिए अनिश्चितता एवं जोखिम अधिक रहती है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, आप लोग पूछिए, समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन है? बोलिए। हेलो, आवाज आ रही है? पूछिए, आप लोग पूछ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलें। ऑब्जेक्ट ऑफ कैपिटल बजटिंग की बात कर लेते हैं। इसके अंदर क्या क्या? पहला है पूंजी व्यय के पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें हम पहले ही क्या करते हैं, पहले ही अनुमान लगाते हैं कि हमारा कितना पैसा खर्च होने वाला है ना। भविष्य में क्रय की जाने वाली संपत्ति का जब कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी, यह बात पूंजी बजटन से स्पष्ट हो जाता है, जाहिर सी बात है। पूंजी व्ययों का पता करने तथा वित्त संबंधित व्यवसाय का संबंध संभव है। पहले ही पता कर लेते हैं कि जो हम एसेट परचेज करने वाले हैं उसके लिए हमको कितनी बजट चाहिए, है ना। ठीक है। नेक्स्ट, प्राथमिकताओं का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटी। प्रायोरिटी पे ध्यान देते हैं, जो हमारे लिए प्रायोरिटी है, जो हमारी प्राथमिकता है, उस पर हम पहले बजट, मतलब पहले बजट बनाएंगे। सपोज दैट एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है, उसमें मशीन है, मशीन की सख्त जरूरत है। उसी मशीन की हेल्प से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट या गुड्स तैयार होता है, जिसको हम सेल आउट करके, है ना, रेवेन्यू जनरेट करते हैं। रेवेन्यू जनरेट करने का मतलब कि उसको बेचने के बाद हमारे पास पैसे आते हैं, उसी पैसे का उपयोग करके फिर हम सारी अपने खर्चे को मेंटेन करते हैं। ठीक, तो हमारी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है कि पूंजी बजटन में विभिन्न पूंजी विनियोग की तुलनात्मक अध्ययन संभव होता है। मतलब कि यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट मशीन जो है उसको क्या करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, जिसकी प्राथमिकताओं का निर्धारण करने की सरलता होती है। परियोजना अधिक लाभप्रद होती है वैसे प्राथमिकता के साथ कार्यान्वित किया जा सकता है। मतलब कि जिससे हमको ज्यादा, जिस मशीन से सेलेक्ट करना है, मशीनरी 1, मशीनरी 2, मशीनरी 3, मेरे पास 3 ऑप्शन है। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग और मशीन की कॉस्ट के अकॉर्डिंग जब हम सोचते हैं, उसके बाद जो वैल्यू कैलकुलेट होकर के आता है, अगर वो पॉजिटिव है या फिर हमारे लिए लाभदायक है, हमारे हमारे लिए प्रॉफिटेबिलिटी है, तब वैसे चीज़ों को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, अदरवाइज सिलेक्ट नहीं करते हैं। पूंजी व्यय पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर कैपिटलाइजेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो भी हम एक्सपेंडिचर करते हैं कैपिटल नेचर का है, उस पर हम पूरा का पूरा कंट्रोल करते हैं। पूंजी बजटन का व्यय नियंत्रण एक अच्छा साधन है, अनुमानित और वास्तविक व्यय की तुलना की जाती है। मतलब कि कितनी एक्सपेंस हुआ, कितना ये अनुमानित होता है, इन सब सारी पूंजियों को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन की जाती है। तो ये था नीड ऑफ कैपिटल बजटिंग। ठीक, तो पिछले क्लास में कैपिटल बजटिंग क्या होती है इससे रिलेटेड हमने डिस्कस किया था, है ना। उसके बाद आज स्कोप जान लिया कैपिटल बजटिंग का क्या क्षेत्र, है ना। उसके बाद आज जान लिया कि क्यों नीड पड़ती है कैपिटल बजटिंग की। तो कैपिटल बजटिंग एक ऐसी चीज है, ये आपको डे टू डे लाइफ में भी आपको बहुत हेल्पफुल करेगी, है ना। आप अपने डे टू डे लाइफ में इसका कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा कोई घर खरीद रहे हैं, कोई घर बेच करके कोई घर खरीदना हो सकता है ना, गांव का घर बेच लिया, शहर में शिफ्ट होना है, तो शहर के घर को खरीदने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप कैपिटल बजटिंग का टेक्निक यूज करके उनको बताओगे कि ये फायदे का सौदा है या नुकसान का सौदा। अगर कैपिटल बजटिंग चैप्टर आपने पढ़ लिया तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में ही यूज नहीं कीजिएगा, इसका यूटिलाइजेशन आप अपने डे टू डे लाइफ में भी कर पाएंगे। कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो वहां पे भी आप इसका पूरा का पूरा अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं, बोलिए, क्लियर है, कोई डाउट है? हाँ, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो फिर अगली क्लास में आगे शुरू करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं उनसे अनुरोध है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हाँ, आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा, है ना। और ख़ास तौर से जो अभी बीपीएससी तैयारी के जो स्टूडेंट हैं, है ना, वो हो सकता है कि उनका लंबे टाइम तक, बहुत सारे स्टूडेंट हमसे मिले थे, है ना, मैं जानता भी हूँ कि लंबे टाइम तक वो टीचिंग फील्ड में नहीं है, वो कहीं दूसरे चीज़ों में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, ऑलरेडी जॉब में है ना। तो उनका पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्टेंस बन गया, तो पढ़ाई से डिस्टेंस बन गया। वैसे टीचर, अगर वो टीचर बन जाते हैं तो उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में, है ना, उनको रिमाइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वैसे अभ्यर्थियों अगर चाहते हैं मुझसे जुड़ना, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे अभ्यर्थियों के लिए एक स्पेशल क्लास मैं चलाने वाला हूँ। पहले अभी तो बीपीएससी टीआरई 2 में जो वैकेंसी आई है ना, जैसे ही फॉर्म फिल होने वाला होगा नेक्स्ट मंथ से मोस्ट प्रोबेबल बीएसटी एंड अकाउंट्स के बैच शुरू कर दूंगा, शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।